हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा, चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की कर रहे हो। तो 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा एक सेट है, तो इसको लास्ट तक देखना एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑल सब्जेक्ट की प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो कंटेंट है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 3 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा, आपको सारी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं। और जो 5 बजे क्लास मिलती है, अगर आप 5 बजे की भी क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज भी क्लासेस चलती हैं और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी होती है। तो अगर आप 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, लास्ट में अपना स्कोर मेंशन करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे टाइम से। बाकी आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। आप सीटेट 1 की मतलब सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करनी है, आपका दोनों पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम, यानी कि जो द प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी जो है ईयर्स इन फ्रॉम, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है प्राथमिक वर्षों में, यानी प्राइमरी जो है ईयर्स में बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसका क्रम क्या होगा। तो पहला है आपका सिंपल से आपका कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगा, या फिर आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जाएगा, या फिर आपका जो है वैश्विक से स्थानिक की ओर जाएगा, या फिर आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगा। यानी कि आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो प्राथमिक वर्षों में बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो कैसे होता है, कौन से क्रम में हो रहा होता है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे छोटे हैं, यानी बच्चे क्या है प्राथमिक स्तर के हैं, तो आप उनको क्या करोगे, जो बच्चों को आता है, यानी कि जो बच्चों को आ रहा है, इसमें आंसर आपका फर्स्ट होगा। यानी सरल से आप जटिल की ओर ले जाओगे। आप पहले ये देखेंगे कि बच्चे को कितना आ रहा है, ठीक है, वो कितना समझ पा रहा है, कितना चीजों को कनेक्ट कर पा रहा है। मान के चलिए अगर आपको मैथ पढ़ानी है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि बच्चे को 1 2 समझ में आते हैं, कि 1 क्या, 1 किसको कहते हैं, 2 किसको कहते हैं, 3 किसको कह रहे हैं, 4 किसको कह रहे हैं, पहले आप ये समझोगे। फिर आप ये ध्यान दोगे कि बच्चे को 1 2 आता है कि नहीं आता, बच्चे को 1 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बच्चे गिनतियों को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, बच्चे को टेबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर आप उनको ऐड करना सिखाओगे, पहले गिनती लिखना सिखाओगे, फिर उसको आप क्या टेबल, जो टेबल होते हैं उनको आप पढ़ना सिखाओगे। फिर बच्चों को आप दोगे कि मतलब कि ऐड करना क्वेश्चन सीखे। धीरे धीरे करके आप जो है हाई लेवल के क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दोगे, यानी धीरे धीरे करके क्या बच्चे का इंप्रूवमेंट हो रहा होता है। सबसे पहले आप छोटे क्वेश्चन दोगे, फिर थोड़ा उससे हाई लेवल, फिर थोड़ा और हाई लेवल का, फिर धीरे धीरे बच्चा जो है हाई लेवल का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये तो नहीं कि बच्चा फर्स्ट टाइम जो है स्कूल आया है, क्लास 1 का ही है, और आप उसको क्या कर रहे हो कि आप डिवाइड करो, आप उसको बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हो सॉल्व करने के, तो क्या वो बच्चा कर पाएगा। अनुपात मतलब निकालने को दे रहे हो, भिन्न जो है वो सॉल्व करने के सॉल्व करने के लिए दे रहे हो, तो क्या बच्चा सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या करना है, स्टार्टिंग से बच्चा जब स्टार्टिंग में विद्यालय आता है, तो सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे को एटलीस्ट आता कितना है, फिर धीरे धीरे करके बच्चे को इम्प्रूवमेंट करना है। यानी सबसे पहले इजी, यानी जो बच्चे को आ रहा है उसके आधार पे आप धीरे धीरे बच्चे का इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो सरल से जटिल की तरफ बच्चे को ले जाएंगे, ठीक है। अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी जो बच्चे अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी बच्चे ने जो कभी कुछ देखा ही नहीं है, अगर आप वहां से स्टार्ट कर रहे हो तो बच्चा चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान के चलिए, आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि बच्चा किस इन्वायरमेंट से है, बच्चे का कल्चर कैसा है, बच्चा जो है कहाँ से बिलोंग करता है, कैसा उसका माहौल है। फिर आप उस हिसाब से एग्जाम्पल जो है प्रेजेंट करेंगे। मान के चलिए अगर बच्चा है भारत का है, और आप एग्जाम्पल जो दे रहे हो आप इंग्लैंड के दे रहे हो, तो क्या बच्चा चीजों को कनेक्ट कर पाएगा। बच्चा अगर गांव से है और आप एग्जाम्पल दे रहे हो शहर के, तो क्या बच्चा हो सकता है वो चीजों को ना कनेक्ट कर पाए, क्योंकि हो सकता है उसने जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो उसने कभी वो देखा ही ना हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि बच्चे को एटलीस्ट आता कितना है, बच्चा किस बैकग्राउंड से है, बच्चे का कल्चर कैसा है, फिर आप उस हिसाब से एग्जाम्पल, यानी बच्चे को पहले मूर्त जो चीजें उसने अपने देखी है अपने एनवायरमेंट से,
आप वहां से स्टार्ट करोगे, आप वो एग्जाम्पल दोगे, फिर धीरे धीरे करके चीजों को कनेक्ट करते हुए आप अमूर्त की तरफ ले जाओगे। जो बच्चे ने नहीं भी देखी तो वो कल्पना करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे बात कह दी गई अमूर्त से मूर्त की ओर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वैश्विक से स्थानिक की ओर आपको जो है नहीं ले जाना, स्थानिक से वैश्विक की तरफ होता तो आपका सही हो जाता, क्योंकि बच्चा किस कल्चर से, किस बैकग्राउंड से, ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चे के स्थान यानी बच्चा जिस भी कल्चर से, आप वहां से स्टार्ट करोगे, वहां के वैसे एग्जाम्पल जो है बच्चे के सामने प्रेजेंट करोगे, तो बच्चा धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर देगा। फिर वो अगर आप स्टेट के अगर कुछ और भी एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हो तो भी बच्चा समझ जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर भी नहीं ले जाना, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे को जो है ले जाना होता है। आंसर आपका फर्स्ट हो गया, यानी सरल से जटिल की तरफ आप जो ले जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे बच्चे को एटलीस्ट आता कितना है, फिर बच्चे को धीरे धीरे, यानी जो बच्चा जानता है पहले से, आप उसको आधार बना करके धीरे धीरे बच्चे को जटिल की तरफ ले जाएंगे। आंसर आपका जो फर्स्ट होगा। अब बच्चा जब पहले आता है तो आप सबसे पहले देखते हो कि बच्चे को का खा गा गा आता है कि नहीं, वो समझ पा रहा है कि का क्या है, खा क्या है, गा किसको कहते हैं। तो बच्चा पहले लिखना जानता है, बच्चा वर्ड को पहचानना जानता है कि नहीं। फिर धीरे धीरे आप दो शब्द देते हो कि हाँ बच्चा दो है, दो वर्ड लिखना सीखे, कम गम। फिर धीरे धीरे आप 3 शब्द बढ़ाते हो, वर्ड बढ़ाते हो, फिर आप 4 वर्ड उसमें ऐड कर रहे होते हो। तो धीरे धीरे करके जो है बच्चे का आप इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हो। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी सरल से आपको जटिल की तरफ ले जाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही गई है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो सेंसिटिव पीरियड होता है, संवेदनशील काल होता है, वो कौन सा है। तो आपका पहला अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, या फिर आपका एडोलेसेंस, या फिर आपका होगा प्रीनेटल। तो बात कही जा रही संवेदनशील काल, यानी बच्चा कौन सी एज में जो है लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर रहा होता है। अगर आप आपस में बात कर रहे हो घर में बैठ करके, अगर बच्चा कहीं आसपास है तो बहुत जल्दी आपकी लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, यानी बहुत जल्दी आपकी लैंग्वेज को सीखेगा। अगर वो मूवी भी देख, मतलब मान के चलो कार्टून भी देख रहा है, तो जो कार्टून देख रहा हो उसमें जो लैंग्वेज बोली जा रही हो, तो बच्चा वो बहुत जल्दी से सीखता है और बहुत जल्दी से बोलने की भी कोशिश कर रहा होता है, बोल भी लेता है। तो कौन सी जो है स्टेज होती है जिसमें बच्चा लैंग्वेज जो है बहुत जल्दी एक्वायर कर रहा होता है। तो आपका यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था है, या फिर मध्य बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था, या फिर प्रसव पूर्व अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है आंसर होगा यानी फर्स्ट, यानी अर्ली चाइल्डहुड आपका हो जाएगा। प्रसव पूर्व अवस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष होता है, तो इसमें बच्चा क्या बोलना शुरू कर रहा होता है, धीरे धीरे का खा गा गा माँ, मतलब थोड़े बहुत वर्ड वो निकालना स्टार्ट कर देता है। तो इस स्टेज पे बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके प्रति वो संवेदनशील नहीं होता है। मतलब आपका जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये क्या होता है कि आपका 3 से लेकर के, मतलब 2 से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष की उम्र होती है। तो इसमें क्या है, बच्चे का एलईडी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की के अनुसार। क्योंकि नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे का जो है एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर 5 साल का बच्चा है, अब वो भारत का है, अगर आप उसको इंग्लैंड भेज देते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे वो यहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है वैसे वो वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। लेकिन अगर वहीं पे 15 साल का बच्चा है, अगर आप उसको भेज रहे हो तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यानी कि 5 साल बच्चा जो है अगर वो वहाँ की लैंग्वेज को 1 मंथ में कंप्लीट सीख पा रहा है, तो 15 साल के बच्चे को 2 महीने भी लग सकते हैं, 2.5 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं, यानी टाइम लग सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो सीख ही नहीं पाएगा, सीख लेगा। बट क्या है, 15 साल के बच्चे की अपेक्षा, मतलब 5 साल के बच्चे की अपेक्षा 15 साल के बच्चे को ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, 5 साल के बच्चे का जो एलईडी होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है 5 साल तक। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज जो एक्वायर करने का सेंसिटिव पीरियड होता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था होता है। इस स्टेज में क्या है, बच्चा बहुत जल्दी अपने इन्वायरमेंट से, लोगों से इंटरेक्ट होने, मतलब उसकी उसमें क्या एक जिज्ञासा होती है, एक इंटरेस्ट होता है कि हाँ हम ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट हों, ज़्यादा लोगों से बात करें, ज़्यादा हम नई चीज़ें सीखें। तो इस स्टेज में बच्चे का जो लैंग्वेज है वो भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, और साथ ही साथ बच्चा सोशलाइजेशन भी बहुत जल्दी उसका हो रहा होता है। क्योंकि क्या उसमें इंटरेस्ट होता है कुछ नया करने का, बच्चा जिज्ञासु ज़्यादा होता है, हर चीज़ वो कोशिश कर रहा होता है, हर चीज़ वो खोजने की कोशिश कर रहा होता है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है डेवलपमेंट का, यानी जो आपका सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वो आपका अर्ली चाइल्डहुड होगा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा आरंभिक बाल्यावस्था।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि प्रसव पूर्वावस्था तो नहीं हो जाएगा या फिर मध्य बाल्यावस्था तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड जो आपका है ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और इसीलिए इसको ऑप्शन में भी डालते हैं। तो आंसर आपका फर्स्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बात कही गई है कि बात जो कही जा रही है इसमें ये वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे जो है समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश डैश कहलाती है। यानी बच्चे जो होते हैं वो समाज से सीख रहे होते हैं कि हमारी क्या भूमिका है, मेरे क्या मोटिव हैं, हमको कैसे रहना है, कैसे मेरे तौर तरीके होंगे, कैसे हमको लोगों से बात करनी है, क्या नियम है, क्या रूल है, ठीक है, कैसे हमको इंटरेक्ट होना है लोगों से, कैसे हमको कपड़े पहनने हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो भूमिकाएं बच्चे समाज से सीख रहे होते हैं कि हमको कहाँ पे हंसना चाहिए, कहाँ पे हमको चुप रहना है, कहाँ पे हमको नहीं हंसना है, कहाँ पे हमको लोगों से अच्छे से बात करनी है, कैसे लोगों से हमसे इंटरेक्ट होना है। तो बहुत सारी चीजें जो बच्चा समाज से सीख रहा होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहलाए, मतलब उसको आप क्या कहेंगे, सोशलाइजेशन कहेंगे, या फिर आपका एसिमिलेशन होगा, या फिर आपका एकोमोडेशन होगा, या फिर आपका अडेप्टेशन होगा, यानी कि आपका समाजीकरण होगा, या फिर आपका समायोजन होगा, या फिर आपका समावेशन होगा, या फिर आपका अनुकूलन होगा। तो सिंपल सी बात है, बच्चा क्या है, समाज में लोगों से इंटरेक्ट हो रहा है, समाज में लोगों से अंतःक्रियाएं कर रहा है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, क्योंकि समाज में वो जब बच्चा इंटरेक्ट हो रहा है लोगों से बात कर रहा है, लोगों के तौर तरीके सीख रहा है, कैसे हमको रहना चाहिए बड़े लोगों से, कैसे बात करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें बच्चा इन्वायरमेंट से सीख रहा होता है। तो बच्चे का क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे क्या है, समाज से बहुत सारे कायदे कानून सीख रहे होते हैं। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। एसिमिलेशन आपका, एकोमोडेशन आपका, आपका अडोप्टेशन जो है ये आपका जीन पियाजे की थ्योरी से है, तो ये आपका नहीं होगा। आंसर आपका फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1 मिनट में कि आपका जो एकोमोडेशन है, आपका जो मतलब अडोप्टेशन है, ये क्या है, क्योंकि एकोमोडेशन जो आता है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसको हम लोग जब थ्योरी आएगी तभी समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बात कही गई है कि वो जो एकोमोडेशन आपका अडोप्टेशन है, ये जब प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उस टॉपिक में हम लोग समझ लेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण जो है करने लगते हैं, वह उनमें जो है वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। यानी कौन सी स्टेज में बच्चा जो है अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है। आपका सेंसरी मोटर होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा, या फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशन होगा, यानी कि आपका संवेदन जो संवेदी चालक होता है, यानी सेंसरी मोटर। तो बात कही जा रही है कि अनुकरण बच्चा करने लगता है। तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण कब करता है, 0 से 2 वर्ष की उम्र में। मतलब बच्चा जब वही 1 महीने मतलब 1 साल का 1.5 साल का होता है तो बच्चा अनुकरण करना स्टार्ट कर चुका होता है। जैसे आप बच्चे से एक्टिविटी करेंगे, बच्चा वैसी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर वो अपनी माँ को मेकअप करते हुए देख रहा है तो वो भी दूसरे दिन क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वो भी वैसे ही ट्राई करेगा, बट गलत करेगा। अगर माने जो मेकअप किया है बच्चा नोटिस कर रहा था, बट वो सही से नोटिस नहीं कर पा रहा होता है, वो गलत तरीके से करेगा, पर वैसे ही कोशिश करेगा, वैसा ही काम करने की कोशिश करेगा, वैसे ही मेकअप करने की कोशिश करेगा। तो बच्चा अनुकरण करके जब कब सीख रहा होता है, आपका सेंसरी मोटर होता है, यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष की उम्र मानी जाती है। इसको स्किनर भी कहते हैं कि बच्चा जो है अनुकरण करके सीख रहा होता है। अब इसमें जो बात कही गई है वह उनमें जो वस्तु स्थायित्व की जो योग्यता भी आ चुकी होती है, यानी कि बच्चों में क्या है, वस्तु स्थायित्व जो है इसमें लैक भी कर रहा होता है और उसमें इसी स्टेज में बच्चा अचीव भी कर लेता है। अब ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखिए, वस्तु स्थायित्व जो होता है ये आपका सेंसरी मोटर में ही लैक कर रहा होता है और सेंसरी मोटर में ही क्या होता है, अचीव भी कर लेता है। यानी कि 2 साल का बच्चा, यानी 0 से लेकर के 2 साल की उम्र मानी जाती है, तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ, यानी आप मान के चल सकते हैं कि 1 साल तक बच्चा जो है उसमें क्या वस्तु स्थायित्व नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा छोटा है। अगर वो बच्चा खिलौना खेल रहा है, अगर आपने उसको उठा करके कहीं रख दिया तो बच्चा ढूंढेगा नहीं, यानी बच्चा समझ रहा है कि आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड जो है वस्तु ऑब्जर्व नहीं करती है, ठीक है, यानी वस्तु जो है वो नहीं है, तो बच्चा उस चीज को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है, जैसे बच्चा मान के चलिए 1.5 साल का हुआ या फिर वो 16 महीने का हुआ, तो बच्चा क्या है, उसमें वस्तु स्थायित्व जो है आने लगता है। यानी अगर बच्चा 1.5 साल का हो चुका है
और तब आप उसका खिलौना हटा रहे हो, कहीं अलग छुपा करके रख रहे हो, तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि तब बच्चा समझना स्टार्ट कर चुका होता है कि जो वस्तु है आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड जो है ऑब्जर्व करती है। तो इस वजह से बच्चे में क्या होता है, सेंसरी मोटर में ही वस्तु स्थायित्व जो है लैक भी कर रहा होता है और अचीव भी कर लेता है। यानी अगर आपसे पूछ रहा वस्तु स्थायित्व नहीं है तो आपका सेंसरी मोटर होगा, वस्तु स्थायित्व आ जाता है, योग्यता आ जाती है, तो आप तब भी आपका सेंसरी मोटर ही होगा। अगर एज पूछ ले तो स्टार्टिंग के कुछ जो यानी 0 से लेकर के 2 वर्ष की उम्र होती है सेंसरी मोटर की, तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ होते हैं, यानी आप मान के चल सकते हैं 1 साल तक बच्चे में नहीं रहता है वस्तु स्थायित्व। लेकिन जैसे ही बच्चा 1.5 साल का होता है उसमें वस्तु स्थायित्व आने लगता है। इसी स्टेज को कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किस स्टेज को कहते हैं, तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, अगर उसने आप मान के चलिए यहाँ पे आपने बॉल रख दी या फिर आपने यहाँ पे कोई खिलौना रख दिया, अब बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, अब बच्चा देख रहा है, अब धीरे 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 करके वो क्या करेगा, घिसड़ घिसड़ के वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। यानी क्या है, उसका टारगेट ये है कि ये हमको लेना है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी जो है सेंसरी मोटर में बच्चा स्टार्ट कर चुका होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये ध्यान रखिएगा, आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। तो वस्तु स्थायित्व जो है सेंसरी मोटर में ही अचीव भी कर यानी लैक भी कर रहा होता है और अचीव भी इसी मतलब स्टेज में कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आंसर आपका जो है फर्स्ट होगा, यानी संवेदी चालक होगा, यानी सेंसरी मोटर स्टेज आपका हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका जो होता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है। इसमें बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं के बारे में समझना शुरू कर देता है जो उसके सामने प्रेजेंट होती हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका ये होती है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। अमूर्त संक्रियात्मक जो होता है आपका 11 से जो है 15 वर्ष की उम्र में होता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें बात कही गई है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को जो है सजीव मानती है क्योंकि वो जो है रोशनी देता है। यानी जो सूरज है उसको क्या है, बच्ची मान रही है कि सूरज में जान है, क्योंकि क्या है, वो सूरज जो है वो रोशनी दे रहा है। अपनी सोच में क्या दर्शाती है, यानी जो बच्ची है वो अपनी सोच में क्या दर्शा रही है, जीववादी है या फिर केंद्रीकरण है बच्चे में, या फिर अप्रतिवर्तिता है, या फिर वस्तु स्थायित्व है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, आंसर आपका फर्स्ट हो गया, यानी जीववादी चिंतन है बच्चे में। क्योंकि बच्चा क्या है, छोटा है। बच्चा जो कौन सी स्टेज पे, आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज पे है, यानी कि 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा है, 2 से 7 वर्ष की उम्र में है। क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि जो भी चीज ऑब्जर्व कर रही है, जो भी चीज है उसमें क्या है, जीव है, उसमें क्या है, जान है। तो वो बच्ची समझ रही है कि जो सूरज है, क्योंकि सूरज हमको रोशनी दे रहा है, तो इस वजह से क्या है, सूरज में भी जान है। अगर बच्चा खेल रहा है, 2 से 7 वर्ष की उम्र में है बच्चा, अगर उसको चोट लग जाती है तो अगर आप उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं तो बच्चे को ये फील हो रहा होता है कि हाँ इसको भी चोट लग गई। मान के चलिए अगर वो बॉल से खेल रहा है या फिर गुड़िया से खेल रहा है, तो अगर गुड़िया से उसको चोट लगी तो अगर आप गुड़िया को एक थप्पड़ मार रहे हो तो उसको ये फीलिंग आएगी कि हाँ इनको भी चोट लगी, यानी इसको भी दर्द हुआ होगा। तो बच्चा क्या है, बच्चा ये सोच रहा होता है, जीववादी चिंतन में होता है। बच्चे को ये लगता है कि जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं, उन सभी में क्या है, जीव है, उस सभी में क्या है, जान है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। केंद्रीकरण भी नहीं होगा आपका। वस्तु स्थायित्व जो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है इसमें ऑप्शन वाइगोस्की के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो पहला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी आपका जेडपीडी, स्कीमा, या फिर आपका पार्ड, या फिर आपका सामाजिक अंतःक्रिया। तो आपका जेडपीडी जो है वो इसके पहले जो क्लास मैंने डिस्कस की थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पार्ट जो आपका होता है ये आपका होता है स्केफोल्डिंग, यानी टेम्परेरी हेल्प जो दी जा रही होती है। सामाजिक अंतःक्रिया तो ये आपका जो है वाइगोस्की की थ्योरी में मेंशन किया गया है, क्योंकि वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो आधारित ही आपका सोशल यानी सोशल कल्चर अप्रोच। ठीक है, लेकिन जो स्कीमा है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि स्कीमा क्या है, ये जाता है पियाजे की थ्योरी में, यानी कि स्कीमा जो है अकॉर्डिंग टू पियाजे की थ्योरी में। क्योंकि पियाजे क्या कहते हैं कि जो स्कीमा है
जो हमारे माइंड में स्कीमा बना हुआ है, यानी हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, कोई चीज अगर हम पहचान पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक स्कीमा पहले से फीड होता है। अगर हम किसी वस्तु को नहीं पहचान पाए हैं, नहीं किसी व्यक्ति को पहचान पाए, यानी A to Z जिसको भी हम पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये कपड़े हैं, या फिर ये अलमारी है, ये आपका मतलब ये बैग है, ये मेरी बाइक है, ये मेरी कार है, किसी भी वस्तु को, या फिर ये मेरा फ्रेंड है, या फिर ये मेरे रिलेटिव है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, तो A to Z आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अगर पहचान पा रहे हो, अगर आपने ताजमहल को देखा है, अगर आपने बहुत कभी ताजमहल देखा ही नहीं A to Z, मान के चलिए कभी नहीं देखा आपने, तो आप नहीं पहचान पाओगे कि ये ताजमहल है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम कहीं देख लिया ताजमहल, फिर आपने कहीं अगली बार मान के चलिए 1 साल बाद आपने कहीं ताजमहल, मतलब 1 साल पहले अगर आपने कहीं ताजमहल देखा है, फिर आपने 1 साल बाद कहीं ताजमहल देखा, तो आप पहचान जाओगे, क्योंकि क्या है, ये ताजमहल है। पहचान क्यों पा रहे हो? क्योंकि उससे रिलेटेड आपके दिमाग में स्कीमा बन चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को देख रहे हो तो क्या आप उसको पहचान पाओगे? नहीं पहचान सकते। तो जो भी वस्तु हम पहचान पाते हैं, जो भी वस्तु हुई, व्यक्ति हुआ, कुछ भी हुआ A to Z, तो अगर हम उसको हम पहचान पा रहे हैं तो वो क्या है, उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, ये कहते हैं प्याजे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यानी स्कीमा आपका होगा, क्योंकि नहीं, यानी वाइगोस्की की जो थ्योरी में प्रतिपादित नहीं है, तो आपका स्कीमा ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्याजे की थ्योरी में है। आंसर आपका फर्स्ट, यानी आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ZPD जो है आपका वाइगोस्की की थ्योरी में दिया है। पार्ट बी यानी इसके फोल्डिंग भी दिया गया है। सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, ये भी आपका प्याजे की मतलब वाइगोस्की की थ्योरी में है। आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें बात कही गई है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन जो है शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है, यानी कि पूछा जा रहा है वाइगोस्की के अनुसार। तो पहला है, विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर वांछनीय व्यवहार को ईमानदार इनाम द्वारा बढ़ावा देना तथा अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, यानी अच्छा व्यवहार बच्चा कर रहा है तो आप उसको इनाम दे रहे हो, अगर वो अवांछनीय व्यवहार कर रहा है यानी सही व्यवहार नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए क्या पनिशमेंट भी बच्चे को दे रहे हो सकता है। आगे चलते हैं, उपर्युक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ यानी आलंबन देना, या फिर उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को जो है प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें आपका आंसर थर्ड होगा, यानी की बात इसमें कही जा रही है कि वाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप में कौन सा शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चों में क्या है, प्रतिस्पर्धा नहीं ला सकते। बच्चों को प्रतिस्पर्धा यानी एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि बात कही जाती है वाइगोस्की की थ्योरी में ये कि बच्चे को हमको ग्रुप लर्निंग करवानी है, बच्चे समूह में सीखें, क्योंकि बच्चे जब समूह में सीखेंगे तो उनका सोशलाइजेशन भी बेस्ट होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, वो उनमें सहयोग की भी भावना आएगी, बच्चे सहयोग करके बेहतर सीखते हैं और बच्चे एक्टिव भी रहते हैं। तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा आपको नहीं भरनी है। अच्छे व्यवहार के लिए आप उनको इनाम दे रहे हो, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, तो आप उसके लिए क्या बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हो, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चे में क्या है, फिर ये फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने अच्छा काम किया तो मुझे इनाम चाहिए, और आप कब तक उसको इनाम दोगे। और पनिशमेंट भी आपको नहीं देना बच्चे को। बच्चे के द्वारा अगर कोई गलती हुई है तो सबसे पहले आप गलती को समझे कि गलती एटलीस्ट हुई क्या है, रीजन क्या रहा बच्चे से, हो सकता है बाई मिस्टेक गलती हो गई हो, तो आप उसको पनिशमेंट ना दे करके उसको समझाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका जो है थर्ड होगा, क्योंकि बच्चे को जहां पर दिक्कत हो रही है, बच्चे को कहीं पे समस्या हुई है, तो टीचर क्या कर रही है, उसको गाइड कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। क्योंकि अगर बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है लर्निंग के दौरान, तो अगर टीचर मदद कर रही है या टीचर मदद कर रहा है, तो बच्चे को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और बच्चा आगे इंप्रूवमेंट कर जाएगा। तो आंसर आपका जो है वो थर्ड सही होगा, यानी बच्चे मतलब टीचर क्या है, संकेत दे रही है, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे रही है, बच्चे को गाइड कर रही है, बच्चे को सपोर्ट कर रही है, उसको जहां भी दिक्कत हो रही है लर्निंग में। तो आंसर आपका क्या है, जिसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी हाफ मतलब संकेत दिए जा रहे हैं, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, हेल्प की जा रही, तो उसको कहते हैं इसके फोल्डिंग, जो कि दिख नहीं रही है बट मदद मिल रही है। और कब मदद मिल रही है, ये आपका परमानेंट मदद नहीं मिल रही होती है, ये आपको कहीं भी जहां पे आवश्यकता है वहां पे आपको जो है हेल्प दी जा रही होती है। ठीक है, आंसर आपका जो है वो थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड है।
इसमें बात कही जा रही है कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, यानी जो कोहल वर्ग हैं उनके अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की कौन सी विशेषता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कोहल वर्ग की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा। कोहल वर्ग की जो थ्योरी है वो आधारित ही मतलब किस पर आधारित है, मॉरल डेवलपमेंट पर, यानी कि नैतिक विकास पर आधारित है। ठीक है, इसमें बात ये कही जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में पहचानना होता है। बच्चे को स्टेज की मतलब कौन सी स्टेज पे बच्चे, उस हिसाब से बच्चे अपना राय दे रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा कौन सी स्टेज पे उस हिसाब से उसकी थिंकिंग हो चुकी होती है। तो क्या सही है क्या गलत है बच्चा इसमें जो है तर्क वितर्क कर रहा होता है, फिर वो अपना डिसीजन दे रहा होता है। तो कोहल वर्ग की जो थ्योरी है उसमें स्तर कितने हैं, वो 3 स्तर हैं। चरण कितने दिए गए, 6 चरण है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि कितने चरण और कितने स्तर हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो 3 स्तर होते हैं, वो कौन कौन से हैं, आपका पूर्व परंपरागत अवस्था है जिसकी उम्र होती है 3 से 7 वर्ष। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं। 3 स्तर होते हैं और 6 आपके चरण होते हैं। तो 3 स्तर में फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है पूर्व परंपरागत अवस्था जिसकी उम्र होती है 3 से 7 वर्ष। ठीक है, 3 से 7 वर्ष की उम्र में, एक मिनट सॉरी, मतलब 4 से 10 वर्ष की उम्र में बच्चा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 4 से 10 वर्ष की उम्र में बच्चा होता है आपका फर्स्ट स्टेज पे। इसमें क्या है, इसके 2 चरण हो जाते हैं, क्योंकि क्या है 3 स्तर हैं 6 चरण है, तो हर एक स्तर में 2-2 चरण डिवाइड किए गए हैं। फिर आपका आता है सेकेंड स्टेज, यानी आपका दूसरा स्तर। उसमें बात कही जाती है परंपरागत अवस्था, तो इसकी जो उम्र होती है वो हो जाती है आपकी 10 से 13 वर्ष। ठीक है, फिर आता है आपका उत्तर परंपरागत अवस्था, उसमें होती है आपकी उम्र जो होती है 13 से ऊपर, यानी 13 से लेकर के ऊपर की स्टेज जो होती है वो आपका थर्ड स्टेज पे जाता है। अब इसके अंतर्गत 2-2 स्टेज डिवाइड किए गए, मतलब 2-2 स्तर दिए गए हैं, यानी 2-2 चरण दिए गए हैं, एक-एक चरण दिया गया है एक के अंतर्गत। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपके 6 चरण बन जाते हैं। पहले स्तर में बात बच्चा जो होता है वो आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास होता है, यानी वो इसलिए मतलब व्यवहार कर रहा होता है, इसलिए व्यवहार करता है कि उसको कहीं सजा ना मिल जाए, कहीं उसको दंड ना मिल जाए। ठीक है, और इसी दूसरी स्टेज पे जब बच्चा पहुंचता है तो वो जैसे को तैसा, यानी अगर मैंने तुमको आज लंच दिया है तो यानी कल आज मैंने तुमको अगर अपना पेन दिया है तो तुम मुझको कल अपनी पेंसिल दोगे। अगर मैंने आज तुमको अपना लंच शेयर किया है तुम्हारे साथ तो तुम भी कल अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगे। यानी टेट फॉर टेट जो है वो आपका फर्स्ट स्टेज पर ही सेकंड जो है चरण जो होता है उस पे होता है बच्चा। ठीक है, और आपका दूसरा जो आता है यानी सेकंड स्टेज जो होती है इस तरह होता है जिसकी उम्र है 10 से 13 वर्ष की। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की कोशिश कर रहा होता है, यानी गुड गर्ल गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहा होता है। वो ऐसा व्यवहार कर रहा होता है कि सामने वाले क्या है मेरी प्रशंसा करें। वो होमवर्क जो है इसलिए कंप्लीट करके ले जाता है कि टीचर जो है उसकी हेल्प करने वाला, टीचर जो है उसको अप्रिसिएट करेगा, टीचर उसको क्या है अच्छा बोलेगा कि हाँ अच्छा बच्चा है देखो होमवर्क करके ला रहा है, यानी उसकी जो है तारीफ की जा रही है। इसी में दूसरी जो मतलब दूसरा चरण जो होता है उसमें क्या होता है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यानी बच्चा जो है रूल को फॉलो कर रहा होता है कि जो रूल है वो रूल है। फिर बच्चा पहुंचता है जो आपका तीसरी लास्ट स्तर मतलब स्टेज है, यानी कि तीसरा स्तर जो है जो कि उम्र है 13 साल के ऊपर की। उसमें क्या होता है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास होता है, यानी समाज तय कर रहा होता है कि क्या रूल है क्या कायदे कानून है, यानी समाज के अकॉर्डिंग बच्चा चल रहा होता है। लेकिन इसी में जब दूसरे चरण पे पहुंचता है बच्चा तो वो इस स्टेज पे आ जाता है, यानी सैद्धांतिक अंतः चेतना जो होती है, यानी सार्वभौमिक नैतिक जो होते हैं प्रमुख अभिविन्यास। यानी कि बच्चा अगर इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि अगर समाज के हित के लिए, अगर किसी व्यक्ति के हित के लिए अगर थोड़े नियम कायदे कानून बदलने पड़ रहे हैं तो उसको बदल देना चाहिए। अगर किसी की मदद चाहिए, अगर किसी की जान जा रही है तो आप जो है सिग्नल भी तोड़ करके जा सकते हैं। यानी कि इस स्टेज पे बच्चा पहुंच चुका होता है कि अगर थोड़ी समाज में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति को मदद मिल सकती है तो थोड़े से नियम कायदे कानून जो है उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्तर होते हैं, यानी 3 स्तर होते हैं, 6 चरण दिए गए हैं। मैंने एक एक करके सारे मतलब स्तरों की एज भी बताई कि कौन सी उम्र में बच्चा होता है। मतलब पहली जो स्टेज होती है आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है वो 4 से 10 वर्ष की उम्र होती है, और आपका परंपरागत अवस्था जो होती है यानी सेकंड स्तर जो है वो 10 से 13 वर्ष है। लास्ट जो है आपका 13 वर्ष के ऊपर है। अब इसमें क्या है 2-2 चरण डिवाइड किए गए हैं, यानी एक स्तर में 2 चरण दिए गए हैं।
वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्या है इसी के अराउंड जो है पूरी थ्योरी घूमती है कोहलबर्ग की, तो ये ध्यान रखना। इनकी आलोचना जो की गई थी, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कोहलबर्ग की थ्योरी की आलोचना किसने की थी, तो आपका कैलन गिलिगर जो है इन्होंने की थी। इन्होंने थ्योरी की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि इनकी थ्योरी में क्या है, पुरुष को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था, महिलाओं को महत्वपूर्ण नहीं माना गया था। ठीक है, वो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो हैंज डिलेमा पर आधारित है, यानी हैंज डिलेमा की जो थ्योरी है, मतलब स्टोरी है, उस पर आधारित है। ये जब पूछा जाता है तो हर बच्चा अपने स्तर के अनुसार, यानी बच्चे की जो नैतिकता है, बच्चा किस स्तर पे है, वो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है। अब हैंज डिलेमा क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं फटाफट से। कोहलबर्ग की थ्योरी में जो हैंज डिलेमा है, उसमें बात ये कही जाती है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हैंज, उसकी पत्नी होती है जो कि बीमार होती है। अब पूरे जो जहां पे वो रह रहा होता है वहां की सारी शॉप बंद हो चुकी होती है, जो कि नहीं खुल सकती। एक मेडिकल जो है वो खुला हुआ होता है। अब एक मेडिकल जो है वहीं पे वो दवाई मिल रही होती है जो कि उसकी पत्नी की जान बचा सकता है। ठीक है, यानी एक मेडिकल है, वहां पे एक शॉप मतलब मेडिकल पे दवाई उपलब्ध है जो कि उस पत्नी की जान बचा सकता है। लेकिन क्या कर रहा है मेडिकल वाला जो है, वो वही दवाई पहले मिलती थी 10 रुपए की, आप मान के चलिए, लेकिन वो उस टाइम दे रहा है 100 रुपए की, यानी 10 गुना जो है रेट बढ़ा करके दे रहा है। अब हैंज के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दवाई वो ले पाए, और बाकी कहीं भी जो है वो दवाई मतलब मिल नहीं सकती, कहीं भी जो है वो दवाई नहीं है, बस उसी मेडिकल पर है। तो अब हैंज के पास ये दुविधा है कि वो क्या करे, या तो अपनी पत्नी को मरने दे, या फिर वो दवाई जो है वो चोरी कर ले। ठीक है, अब ये बच्चे से पूछा जाता है कि हैंज के पास अब दुविधा है कि वो क्या करे, तो बच्चे अपने अपने स्तर के अनुसार जो है इसका आंसर दे रहे होते हैं। जो बच्चा पहले स्तर पे होगा, यानी पहले चरण पे होगा, वो क्या कहेगा, हैंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना गलत है, अगर वो पकड़ा गया तो उसको सजा मिलेगी। दूसरी स्तर पे बच्चा है, ये कहेगा कि हैंज को क्या है, चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है, टेट फॉर टेट है, क्योंकि शॉप वाला भी तो जो है गलत कर रहा है। भाई जो पहले 100 मतलब दवाई थी 10 रुपए की मिल रही थी, वो उस टाइम वो 100 रुपए की दे रहा है, तो यानी रेट बढ़ा करके दे रहा है, वो भी तो गलत कर रहा है, तो जैसे को तैसा करना चाहिए। तो बच्चा क्या हर स्टेज पे अपने अपने हिसाब से कह रहा होता है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हैंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद अपने आप को सिलेंडर कर देना चाहिए था। कुछ लोग कहेंगे नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि क्या है, चोरी करना गलत है। तो हर स्टेज पे बच्चा अपनी अपनी राय दे रहा होता है। तो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो आधारित ही नैतिक विकास पर, यानी मोरल डेवलपमेंट पर आधारित है। बहुत कम शब्दों में मैंने पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको मदद मिलेगी। तो इसमें आंसर आपका कौन सा होगा, यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, यानी बच्चा जो है फर्स्ट स्टेज पर है। तो पहला है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, या फिर दूसरों का जो है स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, या फिर कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, या फिर अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो कि मानवता के लिए मान्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। यानी बच्चा क्या है, नियमों को क्या है, निरपेक्ष रूप से देख रहा है। आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट होगा, यानी कि आपका आंसर जो है वो फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि वो नियमों को क्या है, प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। आंसर आपका फर्स्ट ही सही होगा, यानी नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से बच्चा देख पा रहा है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। अनुमोदन व स्नेह अनुवाद जो है, अनुमोदन बनाए रखना, यानी दूसरों से बच्चा स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना चाह रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें बात कही गई है कि एक प्रगतिशील कक्षा जो है, कक्ष में यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है क्या होना चाहिए। तो पहला है बच्चों को जो है निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी बच्चे जो हैं उनको निश्चित पाठ्यक्रम सीखने के लिए क्या फोर्स किया जाता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। या फिर बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी जो है क्षमताओं को पा लेते हैं। या फिर बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका जो है नामनीकरण तथा पृथक्करण किया जाता है। या फिर
बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की क्या विशेषता होगी वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर होगा 2, यानी बच्चे उन गतिविधियों में क्या है संलग्न है जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब ही है कि जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, जिसमें लर्निंग हो रही होगी, जिसमें बच्चा कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा, जिसमें बच्चा कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, टीचर भी एक्टिव होता है, टीचर के साथ साथ बच्चा भी एक्टिव होता है, क्योंकि दोनों क्या है मिल करके एक दूसरे की मदद करके लर्निंग कर रहे होते हैं। जो निश्चित पाठ्यक्रम जो है पढ़ाने के लिए बाध्य बच्चों को नहीं किया जा रहा होता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या है बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा होता है, बच्चा सेंटर में होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग जो है सारी एक्टिविटी प्लान की जा रही होती है। तो ये आप नहीं कर सकते कि बच्चे को आप बाध्य करेंगे कि हाँ बच्चे को ये पढ़ना है, बच्चे को वो पढ़ना है, नहीं, बच्चे को जैसे पढ़ना है आप क्या उसकी मदद करोगे, बच्चे के नीड के अनुसार जो है आप उसकी मदद करोगे। अगर कोई बच्चे के लर्निंग में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी एक्टिविटी में, आप अपने मेथड में परिवर्तन लाओगे, क्योंकि बच्चा जो है सेंटर में, बच्चे को सेंटर में रख करके सारी एक्टिविटी जो है वो प्लान की जा रही होती है। ठीक है, तो ये आपको नहीं हो सकता कि यानी बच्चे को आप बाध्य नहीं कर सकते। अगर लर्निंग नहीं हो पा रही तो आप अपने सिस्टम में परिवर्तन लाएंगे, ना कि बच्चे में। मान के चलिए अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि तुम जाओ चश्मा लगवा के आओ, या फिर उससे ये कह दोगे कि इस विद्यालय छोड़ दो, ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चे को आप आगे बैठा लेंगे, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखेंगे, यानी कि बच्चे की नीड के अनुसार आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। ये आपका आंसर नहीं होगा। नामनीकरण और पृथककरण तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि हाँ बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं वो एक ग्रुप में, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं वो दूसरे ग्रुप में, या फिर जो बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से वो तीसरे ग्रुप में, या फिर बच्चे जो अच्छे रिच फैमिली से वो चौथे ग्रुप में, ऐसा भी नहीं करना है। इनाम और सजा भी आपको नहीं देनी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चे क्या है गतिविधियां करेंगे, यानी एक्टिविटी जो है क्लासरूम में हो रही होगी, बच्चे इन्वॉल्व होंगे, बच्चा कुछ नया करने की कोशिश कर रहा होगा। आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी थ्योरी में मतलब आपके सीटेट सीडीपी में हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी जो है ये आपका मल्टीपल इंटेलिजेंट पर आधारित है, जिसमें से इन्होंने कहा है बुद्धि 8 प्रकार की होती है, और आपके एनसीईआरटी में भी 8 प्रकार की बुद्धि गिवन है, और सीटेट में 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 प्रकार की बुद्धि पढ़नी, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ही पढ़नी है बस। इसमें बात मतलब हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में जो कहा गया है कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होती है। बात कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में बोला कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, तो क्या टीचिंग मेथड जो है वो 8 प्रकार के ही होने चाहिए, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मतलब हार्वर्ड गार्डनर ने ये बताया कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, बट उन्होंने अपनी थ्योरी में ये नहीं कहा कि आप टीचिंग मेथड भी 8 प्रकार के ही प्रयोग करेंगे। आप 800 प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, आप 80 प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, आप 10 प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, आप 20 प्रकार के, आप 100 प्रकार के जो है मेथड प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में नहीं बोला है कि जो मैं मतलब टीचिंग मेथड है वो आप 8 प्रकार का ही प्रयोग करोगे। आप जो आपको बेस्ट लगे, जो जिस बच्चा मतलब जिस भी एक्टिविटी से बच्चा समझ पाए, आप वो मेथड जो है क्लासरूम में प्रयोग कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी घुमाने के लिए पूछ लेता है, क्योंकि क्या हम लोग के माइंड सेट में है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है, तो हो सकता है उन्होंने 8 प्रकार की, जब बच्चे में 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, यानी 8 प्रकार के मतलब सभी बच्चे में 8 प्रकार की बुद्धि होती है, मतलब एक बच्चे में 8 प्रकार की बुद्धि नहीं, मैं कह रही हूँ मतलब कि ये कह रही हूँ कि सभी में क्या है, हर व्यक्ति में 8 प्रकार की, हर एक व्यक्ति में नहीं 8 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। मान के चलिए किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो किसी को डांस में, किसी को पढ़ना पसंद होगा तो किसी को टीचिंग करना पसंद होगा, किसी को डांसिंग करना पसंद होगा, किसी को जो है डॉक्टर बनना पसंद होगा। तो हर बच्चे में क्या है अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है, तो टीचिंग मेथड आपका 8 प्रकार का नहीं होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 8 प्रकार के मेथड से ही आप पढ़ाएंगे, आपके 800 प्रकार के भी हो सकते हैं, आप 8 प्रकार के भी फॉलो कर सकते हो, आप 10 प्रकार के, आप 20 प्रकार के, जैसे भी आपको एक्टिविटी अपनी प्लान करनी हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बात कही गई निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। तो पहला है सामान्य बुद्धि, भाषायिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि, या फिर आपका विशिष्ट बुद्धि। तो बात कही जा रही बुद्धि का वर्णन जो है,
तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर होगा आपका सेकंड, यानी कि भाषाई बुद्धि जो है आपका हो जाएगा। लैंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंट है ये आपका आंसर होगा, यानी वर्णन जो है किया गया है बुद्धि का, वो आपका आंसर नंबर 2 होगा। भाषाई बुद्धि किसमें होती है? नेता लोगों में पाई जाती है, जो शायर वायर होते हैं उनमें पाई जाती है, जो गाने लिखते हैं उनमें पाई जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गाने में यानी सॉन्ग जो होते हैं उनमें कैसी लैंग्वेज घुमाई जा रही होती है, तुरंत आपको आसमान में पहुंचा देंगे, तुरंत आपको जमीन पर भी ले आएंगे। तो उनमें क्या है, भाषाई बुद्धि पाई जा रही होती है, यानी लैंग्वेज के माध्यम से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गाने सुन रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपको रोना भी आ सकता है, आपको हंसना भी आ जाएगा। तो लैंग्वेज यानी लैंग्वेज को ऐसे वो घुमाते हैं कि व्यक्ति जो है सामने वाला क्या है, इमोशन हो जाएगा। आंसर आपका जो है सेकंड होगा, यानी लैंग्वेज यानी जो भाषाई बुद्धि होती है, लैंग्वेस्टिक जो इंटेलिजेंट होते हैं लोग, वो उनमें ये टैलेंट होता है कि वो लैंग्वेज के माध्यम से जो है सामने वालों को इम्प्रेस कर रहे होते हैं, उनको घुमा रहे होते हैं। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें बात कही गई है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत को जो है हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। यानी व्यक्तिगत वाक का क्या मतलब है? प्राइवेट स्पीच। ठीक है, प्राइवेट स्पीच जो है वो क्या कर रही है, हमको खुद को जो है गाइड कर रही होती है। तो ये आपका जो है मार्गदर्शन करती है, इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? तो पहला है को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर नकारना चाहिए, या फिर के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। यानी बच्चे क्या है, अगर प्राइवेट वाक बोल रहे हैं, प्राइवेट स्पीच बोल रहे हैं, तो आप उनको क्या है, दंडित करोगे नहीं। क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी में बात कही गई प्राइवेट स्पीच, उन्होंने 3 प्रकार के स्पीच बताए हैं। पहला आपका प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच और आपका एक सोशल स्पीच, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या माना है? प्राइवेट स्पीच को माना है। वाइगोस्की कहते हैं अगर बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा है, यानी बच्चा अगर खुद से बोल करके कुछ काम कर रहा है, तो क्या है, वो खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है, खुद के दिमाग को, खुद के दिमाग को क्या है, वो एक कंट्रोल में ले रहा होता है, उसको एक डायरेक्शन दे रहा होता है, उसको दिशा दे रहा होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने सबसे ज्यादा जो है प्राइवेट स्पीच को ही अपनी थ्योरी में महत्वपूर्ण माना है। क्योंकि प्राइवेट स्पीच में बच्चा क्या है, खुद को समझ पा रहा होता है, खुद वो समझ पा रहा होता है कि क्या हम कर रहे हैं, खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है, खुद के थिंकिंग को जो है दिशा दे रहा होता है, खुद को थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आंसर आपका जो है ये होगा फर्स्ट, यानी प्रोत्साहित करना चाहिए टीचर को, बल्कि जो है उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, नकारना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चा प्राइवेट स्पीच अगर कर रहा है, तो प्राइवेट स्पीच करके बच्चा सीख रहा है तो बेहतर सीखेगा। उसको कहीं पर अगर दिक्कत हो रही है, वो बोल बोल के खुद से ही वो सीख रहा होता है। तो इसको टीचर को क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए। आंसर आपका फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्पीच जो होती है वो बेस्ट होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बात कही गई है कि मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है। यानी क्लासरूम में क्या हुआ, विद्यालय में आयोजन प्लान था, यानी जो है प्ले ग्रुप होना था या फिर कोई आयोजित कार्यक्रम था। उसमें एक बच्चे ने क्या कर दिया, मोहन जिसका नाम था, उसने जो है इसलिए अपनी भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। यानी जो उसको रोल दिए गए थे उसने इसलिए मना किया क्योंकि उसको रोल जो मिला था वो लड़की का था, बट वो था लड़का, इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की का रोल नहीं कर सकता। इसीलिए वह जो है एक लड़की के ड्रेस नहीं पहनेगा। यानी कि यह क्या दर्शा रहा है, यानी वो एक लड़का था और उसको क्या है, लड़की की ड्रेस पहनाने को दिया जा रहा था, तो इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ। तो बच्चे में क्या है, यानी बच्चे में कौन सी थिंकिंग है? तो पहला है जेंडर भूमिका में लचीलापन बच्चे में है, या फिर जेंडर समानता है, या फिर जेंडर गतिशीलता है, या फिर जेंडर प्रारूप है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आंसर होगा आपका 4, यानी बच्चे में क्या है, जेंडर टाइपिंग है, यानी बच्चे में जेंडर जो है प्रारूप है। बच्चे में क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप जो है वो बना हुआ है। उसको ये पता है कि ये जो ड्रेस है ये लड़की की है तो लड़की ही पहनेगी, ये जो कपड़े हैं बॉयज के हैं तो ये बॉयज पहनेंगे। यानी उसको पता है कि क्या जो है लड़के पहनेंगे, क्या लड़कियां पहनेंगी। उसमें क्या है, जेंडर प्रारूप है, लचीलापन नहीं है, ना तो समानता है ना ही गतिशीलता है। आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा, क्योंकि उसने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो लड़का था और ड्रेस जो है उसको पहनाई जा रही थी वो गर्ल्स की थी। आंसर आपका 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बात कही गई है कि एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले जो है विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी एक क्लासरूम है,
जिसमें अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हैं। मान के चलिए क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, तो क्या 30 बच्चे एक साथ सीख जाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हो सकता है टीचर आए, कोई एक टॉपिक जो है डिस्कस करे बच्चों के साथ, 30 बच्चों में हो सकता है 10 बच्चे समझ जाए फर्स्ट बार में ही, लेकिन जो 20 बच्चे उनको ना ही समझ में आया। कुछ बच्चे होंगे जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कुछ बच्चे होंगे तो बिल्कुल डम होंगे, उनको कुछ भी A to Z समझ में नहीं आया होगा कि टीचर क्या पढ़ा के गए, क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं समझ पाए। तो 30 बच्चों की जो क्षमता है वो अलग अलग होगी। सभी बच्चे की सीखने की क्या है, क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो पहला है विवेदित निर्देश है, या फिर मानकीकृत निर्देश, या फिर उद्दीपन, या फिर आपका अनुबंधन। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा विवेदित निर्देश, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता के अनुसार आप उसको निर्देशित करोगे, उसको जो है गाइड करोगे। कोई बच्चे होंगे जो उनको फर्स्ट बार में समझ में आ रहा होगा तो आप उनको नहीं करोगे गाइड। कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उनको थोड़ा गाइड करोगे। उनको देख के समझ में आ रहा होगा तो आप एक्टिविटी करोगे। उनको चार्ट के माध्यम से समझ में आ रहा होगा तो आप चार्ट का प्रयोग करोगे। ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझ में आ रहा होगा तो आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करोगे। यानी बच्चे की नीड के अनुसार, बच्चे की जो क्षमता है वैसे आप जो है उनको विवेदित निर्देश दोगे। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। मानकीकृत निर्देश नहीं, यानी सबके लिए आप एक ही रूल फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको देखकर ही समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एग्जाम्पल से ही समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप फर्स्ट बार में ही अगर आप जो है डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चे फर्स्ट बार में ही कनेक्ट कर ले रहे होंगे। तो यानी आप सभी के लिए एक जैसा निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकते। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि सभी 30 बच्चे 30 प्रकार के हैं, 30 प्रकार की क्षमताएं हैं बच्चों में सीखने की, तो आप उस हिसाब से जो है प्रयोग करेंगे। ये नहीं सभी के लिए एक जैसा रूल फॉलो करेंगे। आंसर आपका फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बात कही गई है कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का जो है प्रमुख तरीका क्या होता है? यानी जो सामाजिक रचनावादी क्लासरूम है उसमें असेसमेंट का जो है क्या प्रमुख तरीका होगा? तो पहला है वस्तुनिष्ठ जो है प्रत्याहन आधारित परीक्षाएं हों, या फिर सहयोगात्मक परियोजनाएं हों, या फिर मानकीकृत परीक्षाएं हों, या फिर मानक संदर्भित परीक्षाएं हों। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है आंसर आपका 2 होगा, यानी सहयोगात्मक जो है परियोजनाएं होनी चाहिए। यानी आप जो है सामाजिक रचनावादी क्लासरूम बनी हुई है जिसमें आप जो है असेसमेंट करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या सहयोगात्मक जो है परियोजनाएं अगर आप कर रहे हो, का मतलब प्रमुख तरीका क्या होगा? तो सहयोगात्मक जो परियोजनाएं दे रहे हो, आप प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हो जिसमें बच्चे ग्रुप में जो है करे, तो उसमें बच्चे में सहयोग की भी भावना आएगी और साथ ही साथ आप मूल्यांकन भी बच्चों का कर पाओगे। ठीक है, आंसर आपका जो है सेकंड होगा, क्योंकि सहयोग के माध्यम से अगर प्रोजेक्ट बच्चा हेल्प मतलब सॉल्व बना रहा है, कर रहा है, जैसे आप ग्रुप में डिवाइड कर दिए क्लासरूम में, और फिर बच्चा जो है आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको ये सॉल्व करके लाना है, या इस टॉपिक पर आपको एक प्रोजेक्ट जो है तैयार करना है। तो हर ग्रुप में मान के चलिए अगर 5-5 बच्चे हैं तो 5-5 बच्चे जो है आपस में ग्रुप जो है आपने जो प्रोजेक्ट दिया वो सॉल्व कर रहे हैं, वो उस पर मतलब वर्क कर रहे हैं, तो बच्चों में सहयोग की भी भावना आएगी और साथ ही साथ एक दूसरे की मदद भी वो कर रहे होंगे, और आप मूल्यांकन भी कर पाओगे उसके द्वारा कि हाँ जो है सबसे बेस्ट कौन सा बच्चा रहा, सबसे बेस्ट नहीं रहा, कहाँ पे बच्चे को दिक्कत हुई, कहाँ पे उसको सहयोग की जरूरत थी। आंसर आपका जो है मानकीकृत परीक्षाएं नहीं होंगी, मानक संदर्भित भी परीक्षाएं नहीं होंगी। आंसर आपका सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बात कही गई है कि विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी अगर आप विद्यार्थियों का आकलन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? पहला, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, या फिर शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, या फिर रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, या फिर कक्षा में समान योग्यता वाले समूह को बनाने के लिए। तो बात कही जा रही है शिक्षार्थियों का अगर आपको आकलन करना है, मान के चलिए बच्चे का आपको आकलन करना है, तो कौन सा उद्देश्य महत्वपूर्ण होगा? आंसर इसमें आपका सही होगा फर्स्ट, यानी कि अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना तो और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। आंसर आपका जो है फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही है आप उसको समझेंगे, बच्चे को जहाँ पे समस्या होगी, बच्चे की जो लर्निंग जहाँ पे रुकी हुई है आप उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको आप मदद करेंगे। तो ये आपको आकलन के ही माध्यम से पता चलेगा और आप आकलन के माध्यम से बच्चे का प्रोग्रेस कर पाएंगे। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों को जो है पूरा करना, ये आपका नहीं होगा।
रिकॉर्ड और रजिस्टर्स को सिर्फ पूरा कर रहे हो, तो इसमें क्या है, टीचर अपना कंप्लीट कर रहा है वर्क, बच्चा जो है, बच्चे का कोई असेसमेंट जो है इसके द्वारा नहीं हो रहा है। कक्षा में सामान्य योग्यता का आप समूह नहीं बनाएंगे कि सामान्य योग्यता वाले बच्चे एक समूह में, यानी जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो एक समूह में, जो गिफ्टेड बच्चे नहीं है वो दूसरे समूह, यानी कि जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है आप उसको एक समूह में कर रहे हो, जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम नहीं है, जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, आप उसको एक समूह में रख रहे हो। ऐसा भी आपको नहीं करना। योग्यता के अनुसार आप समूहों में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ग्रुप में सीखेंगे तो बच्चे बेहतर सीखेंगे। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बात कही गई है कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का जो है पालन करता है। तो पहला है समावेशन है, नामनीकरण और आपका पृथक्करण है, या फिर प्रतिस्पर्धा है, या फिर आपका बहिष्करण है। तो बात कही जा रही विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, यानी उनका किस में इंटरेस्ट है, उनकी क्या जरूरतें हैं, और परिवेश की विभिन्नताओं, यानी कि बच्चा हर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे एक ही इन्वायरमेंट से नहीं आ रहे होंगे, वो अलग अलग इन्वायरमेंट से आ रहे होंगे, जिनका कल्चर जो है अलग अलग होगा। ठीक है, तो बच्चों में विभिन्नता पाई जा रही होगी, को ध्यान में रखकर उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प जो है देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा किसमें इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चे की जरूरत क्या है, बच्चे की नीड क्या है। ठीक है, और बच्चा कौन से पृष्ठभूमि से आया हुआ है, बच्चे का क्या कल्चर है, बच्चे जो है किस एनवायरनमेंट से आए हुए हैं, बच्चे को किस में इंटरेस्ट है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रख रहे हो, फिर आप बच्चे को गतिविधियां करा रहे हो। तो आंसर इसमें आपका कौन सा सही होगा, नहीं किस सिद्धांत का जो है पालन किया जा रहा है आंसर। तो आपका आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी समावेशन हो रहा है, यानी कि क्लासरूम में क्या है जो है समावेशन किया जा रहा है, यानी बच्चे को क्या है इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे की क्या रुचि है, क्या जरूरतें हैं, बच्चा किस बैकग्राउंड से है, बच्चे में क्या विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, सभी को ध्यान में रख करके बच्चे से गतिविधियां कराई जा रही हैं, यानी बच्चे से एक्टिविटी जो है वो कराई जा रही हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी बच्चे को क्या है, सभी बच्चे को क्लासरूम में क्या है समावेशन मिल रहा है, सभी बच्चे को इंक्लूड किया जा रहा है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। पृथक्करण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सभी बच्चे की जरूरतों के अनुसार जो है, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो है गतिविधियां प्लान की जा रही हैं। प्रतिस्पर्धा भी नहीं कराई जा रही है, इसमें बहिष्करण भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या है सभी बच्चे को इंक्लूड किया जा रहा है। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे की जरूरतें और जो विभिन्नताएं हैं वो ध्यान में रखी जा रही हैं। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बात कही गई है कि निम्न में जो है क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो पहला है विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, या फिर विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, या फिर केवल प्रभावी सांस्कृतिक के त्योहारों को मानना, या फिर हर विद्यार्थी की विभिन्न पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 17, इसमें आंसर होगा थर्ड, यानी कि केवल जो है प्रभावी संस्कृति के त्योहारों को मानना। तो यानी कि केवल, यानी जो प्रभावित है, यानी जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन संस्कृतियों को आप मान रहे हो, उनके त्योहार को आप जो है मान रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। आंसर आपका जो है वो थर्ड होगा, क्योंकि निगेटिव का हमको निगेटिव आंसर देना था। बाकी आपके ऑप्शन सही थे, लेकिन हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर चाहिए था। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार के बच्चे होंगे, उनका 30 प्रकार के बच्चों का कल्चर होगा, यानी सभी बच्चे एक ही प्रकार के नहीं होंगे, सभी की सांस्कृतिक अलग होगी, सभी के त्योहार अलग होंगे, सभी का रहन सहन अलग होगा। तो सभी को हमको ध्यान में रख करके गतिविधि जो है प्लान करनी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। संस्कृति के अनुभव को साझा करना, यानी ये भी आपका सही है, क्योंकि क्लासरूम में अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो सभी बच्चे अपनी अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे कि हाँ हमारे वहाँ ऐसे नहीं ऐसे होता है। दूसरा बच्चा बताएगा अच्छा ये त्यौहार हमारे वहाँ भी मनाया जाता है, हमारे वहाँ त्यौहार में ऐसे ना हो कि ये किया जाता है। तो सभी बच्चे अपना अनुभव जो है साझा कर रहे होंगे,
ये भी आपका ऑप्शन सही था। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना, ये भी आपका सही है, क्योंकि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, बच्चे का जो भी कल्चर रहा हो, बच्चा कोई भी त्योहार मनाता हो, बच्चा किसी भी धर्म को मानता हो, हमको क्या है, सभी को महत्वपूर्ण मानना है, सभी का सम्मान करना है। लेकिन निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बात कही गई है, पाठ पढ़ाने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश डैश से जूझ रहे हैं। यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें क्या होगा, आपका गुणज वैफल्य है, या फिर आपका पठन वैफल्य है, या फिर आपका श्रवण बाधिता है, या फिर आपका लिखन वैफल्य होगा। तो आपका कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी आप में डिस्ग्राफिया है, या फिर आप में डिसलेक्सिया है, या फिर आप में डिस्कैलकुलिया है, यानी गणित संबंधी विकार अगर है तो आपका गुणज वैफल्य हो जाता। लेकिन यहाँ पे बात कही जा रही है कि बच्चों को जो पढ़ने में समस्याएं हो रही हैं। तो आंसर आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 ऑप्शन होगा, यानी पठन वैफल्य है, यानी बच्चे में क्या है, डिसलेक्सिया पाई जा रही है। बच्चे को सुनने में यानी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। वो 9 को 6 पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, तो क्या है, वो पढ़ेगा गलत तो लिखेगा गलत, यानी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। अब जो बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको समस्या क्यों होती है, तो उसके दिमाग में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, यानी उसके वायरिंग में कहीं सिस्टम में दिक्कत हो रही होती है थोड़ी सी। इस वजह से क्या है, उसको दिक्कत है पढ़ने में, इस वजह से वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा होता, अच्छे से वो सेंटेंस को बोल नहीं पा रहा होता है। ठीक है, तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने संबंधी विकार होता है, यानी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो अच्छे से लिख नहीं पा रहा होता है। यानी ग्राफ का मतलब ही होता है कि लिखना, ग्राफ वो बनाया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ, यानी बच्चा ग्राफ बना रहा होता है, तो बनाना यानी लिखना, तो लिखने संबंधी विकार आपका हो जाता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें बात कही गई है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है, यानी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को क्या पहले ही सुनने में प्रॉब्लम है। तो आपका श्रव्य किताबें होंगी, या फिर मुद्रित किताबें होंगी, या फिर उप शीर्षक वाले वीडियो होंगे, या फिर त्रिआमी चार्ट और मानचित्र आपके होंगे। तो बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है बट बच्चे को देखने में प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आपका फर्स्ट हो गया, यानी श्रव्य किताबें आप नहीं लाएंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएंगी, इसका उपयोग नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं सकता। लेकिन बच्चा सुन नहीं सकता, वो देख सकता है, चीजों को समझ सकता है, चीजों को स्पर्श कर सकता है। तो आप मुद्रित किताबें का प्रयोग कर सकते हैं। मान के चलिए जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, तो आप सुन के माध्यम से वो सीख लेगा, सुनने के माध्यम से वो स्पर्श करके ब्रेल लिपि का प्रयोग करके सीख लेगा। लेकिन जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, तो वो सुन करके सीख लेगा। यानी कि एक पक्ष में दिक्कत है बट दूसरा पक्ष तो है एक्टिव है, दूसरे पक्ष से वो सीख लेगा। जिसको सुनने में दिक्कत है तो वो देख करके समझ लेगा, जिसको देखने में प्रॉब्लम है तो वो सुन करके समझ लेगा। तो बात यहाँ पे हो रही सुनने में दिक्कत है, तो कौन सा सामग्री उपयुक्त नहीं है, आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा श्रव्य किताबें इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे को क्या है, सुनने में प्रॉब्लम पहले से है, वो सुन नहीं सकता है। लेकिन मुद्रित किताबें का अगर प्रयोग कर रहे हो तो बच्चा सीख पाएगा। उपशीर्षकों वाली वीडियो का प्रयोग कर रहे हो वो भी बच्चा देख लेगा। त्रिआमी चार्ट और मानचित्र का प्रयोग कर रहे हो तो भी बच्चा सीख लेगा, क्योंकि बच्चे को सुना ही नहीं दे रहा बट बच्चे को दिखाई पड़ रहा है। आंसर आपका वो फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हुए, तो इसको भी आप लोग अटेंड करिएगा। अगला है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। यानी एक टीचर है, बच्चे को देखना चाह रही कि बच्चे में सृजनात्मक चिंतन है कि नहीं है, बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं है। तो टीचर कैसे क्वेश्चन करेगा जिससे पता चले कि बच्चा वो क्रिएटिव है। पहला है, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न करेंगी, या फिर सही मिलान वाले प्रश्न करेंगी, या फिर सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न होंगे, या फिर खुले जवाब वाले प्रश्न होंगे, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, आंसर आपका 4 ही होगा, क्योंकि खुले जवाब वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि आपने कह दिया कि जनसंख्या वृद्धि,
अब इसको कैसे रोका जा सकता है? जो पोल्यूशन इतना फैल रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? जल को हमको कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये क्या है, बच्चे में ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी इसका एक आंसर फिक्स नहीं है। अगर आप कह देंगे जनसंख्या वृद्धि, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, तो बच्चा जो है तर्क वितर्क करेगा, इसके सारे पक्ष को समझने की कोशिश करेगा, फिर वो कोई निर्णय दे पाएगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए। अगर मानसिक मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये फिक्स है कि एक ही राजधानी है, ये तो नहीं इसकी 10 राजधानी हो जाएंगी। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यानी जिसका एक ही आंसर हो, ये हो जाता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यानी बच्चे को क्या तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसका एक फिक्स आंसर है। अगर बच्चे को पता है तो वो बताएगा, अगर नहीं पता है तो नहीं बता पाएगा, वो अपना तर्क वितर्क इसमें नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कह दिया जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इससे क्या हानियां हैं, जल है जो इसको हमको कैसे बचाया जा सकता है जो कि भविष्य में दिक्कत ना हो, तो बच्चा जो है इसके बारे में सोचेगा कि हाँ जल की कमी क्यों हो रही है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, इसको हम कैसे दूषित होने से बचा सकते हैं। तो बच्चा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, बहुत सारे तर्क वितर्क करेगा, बहुत सारी थिंकिंग उसके दिमाग में चल रही होगी। तो ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं इससे पता चलता है कि बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग है या नहीं है, बच्चा सृजनात्मक बच्चा है या नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे जो है थिंकिंग बच्चे को लगाने पड़ेंगे। बच्चा समझेगा कि हाँ हमको कैसे इसको जो रोकना है, बच्चा कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बच्चा सिंपल सी एक आंसर है वो बता देगा कि इसकी राजधानी ये है। लेकिन वो अगर उसको आप ये कह रहे हो कि जल को कैसे बचाया जा सकता है, जल को दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, भविष्य में दिक्कत ना हो, तो उसमें बच्चा दिमाग अपना लगाएगा। तो इसके माध्यम से पता चल जाएगा कि बच्चे में जो है रचनात्मक चिंतन है कि नहीं है, बच्चा जो है वो क्रिएटिव है कि नहीं है। आंसर आपका 4 हो जाएगा। रिक्त स्थान में बच्चे में कोई रचनात्मक थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। सही मिलान करें, ये भी नहीं पता चलेगा बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं है, क्योंकि बच्चा क्रिएटिव जो होगा वो कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होगा। हर चीज वो नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, कुछ नया क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहा होगा। उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कुछ हमको नया करना है, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, सही और गलत जो है उत्तर विकल्प वाले प्रश्न ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चे जो है रचनात्मक नहीं बन पाएंगे। आंसर आपका जो है 4 सही होगा। यानी ओपन एंडेड अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ओपन एंडेड क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि बच्चा जो है क्रिएटिव है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 21st जो है इसमें बात कही गई है कि यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव जो है स्कूल में लाता है, यानी ये महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लेकर के आया, क्योंकि बच्चा अगर स्कूल आया है तो कुछ ना कुछ अनुभव अपने लेकर के आया होगा, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई अपनी मदर टंग लेकर के आया होगा, कुछ उसके अनुभव रहे होंगे, कुछ उसके अपने अनुभव होंगे, कुछ उसकी थिंकिंग होगी, कुछ उसकी लैंग्वेज भी होगी। यानी बच्चा आज की डेट में ये नहीं कह सकते खाली डब्बा है। अगर वो स्कूल आया है तो हो सकता है उसको 10 तक 1 2 आ गए हो सकता है उसको ABCD आ गया हो सकता है वो ABCD पहचानना सीख गया हो कि ये A है, ये B है और ये C है। तो ये नहीं कह सकते कि आज की डेट में बच्चा क्या है, खाली डब्बा है। ठीक है, तो बच्चा जो है अपने साथ कुछ अनुभव लेकर के स्कूल आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल सही है। अब इसमें आंसर कौन सा सही होगा, उसे आप नजरअंदाज कर देंगे। यानी बच्चा जो अपना अनुभव लेकर के आया है, जो अपनी मदर टंग लेकर के आया है, जो अपनी लैंग्वेज लेकर के क्लासरूम में आया है, आप उसको नजरअंदाज कर देंगे, या फिर उसे नकारना मतलब आप उसको नकार देंगे, या फिर जो है उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर उनकी जो है अपेक्षा की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि आप उसको आगे बढ़ाएंगे। बच्चे की जो मदर टंग है उसको हमको क्या है, आधार बनाना है। उसको आधार बना करके बच्चे को हमको दूसरी लैंग्वेज सिखानी है। सबसे पहले दूसरी लैंग्वेज तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। सबसे पहले बच्चे की जो मदर टंग है उसको हमको आधार बना करके बच्चे की लर्निंग करवानी है। फिर उसको जो उसकी मदर टंग है उसको हमको आधार बना करके बच्चे को दूसरी लैंग्वेज सिखानी है। आपका एनसीएफ भी कहता है क्लास 1 to 5 में जो बच्चे की मदर टंग में हमको पढ़ाना चाहिए, कंपलसरी है, सभी जगह मदर टंग में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन 6 to 8 में भी बात ये होती है कि बच्चे को मदर टंग में ही हमको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो बच्चा अपने साथ अनुभव लेकर के आया है क्लासरूम में। क्योंकि बच्चा जो अपना अनुभव लेकर के आया है, बच्चे की जो मदर टंग है, बच्चा उसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है,
उसमें वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएगा। अगर आपने जो भी क्वेश्चन किए कि आपका नाम क्या है, तो बच्चे को मान के चलिए बच्चे की मदर टंग है हिंदी और आपने पूछा बच्चे से आपका नाम क्या है, तो बता देगा मेरा ये नाम है। लेकिन अगर बच्चे को हिंदी मतलब बच्चे की मदर टंग हिंदी है और आप पूछ रहे हो इंग्लिश में कि नाम क्या है भाई तुम्हारा, तो क्या बच्चा बता पाएगा? बच्चा नहीं बता पाएगा। बच्चे की जो मदर टंग है, बच्चा उसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है, बच्चा उसी लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्लेन भी कर पाएगा। तो बच्चे की जो मदर टंग होती है उसको क्या है, हमको नज़रअंदाज नहीं करना है, नकारना भी नहीं है कि हाँ तुम्हारी ये लैंग्वेज है, ये खराब है, ये है वो है, ऐसा भी आपको नहीं करना है। उसकी उपेक्षा भी नहीं करनी। आंसर आपका थर्ड सही होगा, क्योंकि बच्चा जो भी अपना अनुभव लेकर के आया है क्लासरूम में, जो भी उसका ज्ञान है, गलत है सही है जो भी है, आप उसको इंक्लूड करोगे। अगर गलत है तो आप उसमें इंप्रूवमेंट लाओगे, उसमें चेंजमेंट लाओगे, उसमें सुधार लाओगे। अगर बच्चे की जो मदर टंग है आप उसको आधार बना करके बच्चे का जो है डेवलपमेंट करोगे, बच्चे की लर्निंग आगे बेहतर करोगे। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। अगला है 22। इसमें बात कही गई है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं उनकी लर्निंग कैसे हो रही होती है, वो कैसे सीख रहे होते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला है चीजों को बनाकर व कार्य करके, यानी बच्चे बना रहे होते हैं, चीजों को क्रिएट कर रहे होते हैं और फिर कार्य में इंक्लूड होकर के सीखते हैं। पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोच कर व फिर मनन करके, यानी जो बच्चे थिंकिंग अपनी लगा रहे होते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका 4 ऑप्शन होगा, यानी इसमें सारे ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि बच्चे जो सीख रहे होते हैं वो चीज़ों को क्रिएट भी करके सीख रहे होते हैं, चीज़ों को बना करके भी सीख रहे होते हैं और एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी बच्चे होते हैं, यानी क्या है वो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, गतिविधियां वो कर रहे होते हैं, इसके माध्यम से भी बच्चा सीख रहा होता है। पढ़कर और लिख कर भी बच्चा सीख रहा होता है, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो चीज़ों को समझेगा और लिखेगा तभी तो समझ पाएगा। तो ये भी आपका सही है। बोल करके सुन करके बच्चा सुनेगा बोलेगा तभी सीख पाएगा। सोच कर और मनन करके बच्चा तर्क वितर्क भी करेगा, चिंतन भी करेगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, बच्चा अपने दिमाग में थिंकिंग लाएगा। तो आंसर आपके सारे सही हैं, यानी कि आपका 4 ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और आपका फोर्थ, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर जो है 4 सही होगा। सारे ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि बच्चा तर्क वितर्क करेगा चिंतन करेगा तभी एक अपना अनुभव बना पाएगा। बच्चा बोलेगा सुनेगा तभी वो समझ पाएगा। पढ़ करके लिख करके भी इन्वॉल्व होगा, चीज़ों को क्रिएट करेगा कार्य करेगा उसमें भी बच्चा इन्वॉल्व होगा, तो उसके माध्यम से वो बच्चा सीख रहा होगा। आंसर आपका 4 सही होगा। 23 पे चलते हैं। 23 है, इसमें बात कही गई है कि किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे, यानी कौन सी कक्षा है जिसमें विद्यार्थी क्या है बेहतर ढंग से सीख रहे होंगे। तो पहला है शिक्षक ज्ञान के सक्रिय जो है स्थानांतरीकरण पर बल देता है, या फिर शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, या फिर शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, या फिर शिक्षक जो है सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि बच्चे जो है शिक्षक बच्चों को उनकी गतिविधियों के अनुसार सीखने की अनुमति दे रहा होता है, तभी जो है बच्चे बेहतर सीख पाते हैं। क्योंकि बच्चा मान के चलिए बच्चे को इंटरेस्ट है मैथ में, आप उसको कह रहे हो नहीं मैथ नहीं पढ़नी आपको साइंस पढ़नी है। बच्चे को इंटरेस्ट है डांसिंग में तो आप उसको डांस करने की प्रैक्टिस ही नहीं करने दे रहे हो। बच्चे को स्पोर्ट में जाना है, स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करने दे रहे हो, उससे करो नहीं तुमको डॉक्टर बनना है तुम ये मतलब ये पढ़ाई करो। तो बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार अगर आप उसको गतिविधि करने दे रहे हो तो बच्चा जो है बेहतर ढंग से सीख पाएगा, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें, और जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है वो बेहतर करेगा उस क्षेत्र में। आंसर आपका जो है थर्ड होगा, क्योंकि बच्चा मान के चले बच्चे को डांसिंग पसंद है, अब आप कह रहे हो नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, तो बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ना तो डांसिंग कर पाएगा, उसका फ्यूचर क्या है जीरो हो जाएगा। अगर बच्चा जिसमें इंटरेस्ट ले रहा है अगर आप उसको उस क्षेत्र में जाने दे रहे हैं तो बच्चा इंप्रूवमेंट करेगा, बच्चे का डेवलपमेंट हो पाएगा। आंसर आपका जो है थर्ड होगा। निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल नहीं देना है आपको, केवल उच्च बुद्धि वाले लब्धि वाले बच्चों को शैक्षिक कार्य करवाएंगे ये भी आपका नहीं होगा। मानकीकृत पाठ्यचर्या यानी सभी के लिए एक प्रकार का जो है पाठ्यक्रम आप प्लान नहीं कर सकते। आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जिसमें इंटरेस्ट ले रहा है अगर आप उसको सीखने की अनुमति दे रहे हैं तो बच्चा बेहतर सीखेगा, काफी इंप्रूवमेंट करेगा। आंसर आपका जो है थर्ड हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 जो है इसमें बात कही गई है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। यानी बच्चा जो बच्चा है क्या कर रहा है, बच्चों को अनुभवों को कक्षा में शामिल होने के लिए और साथ ही साथ सामाजिक संस्कृति के संदर्भ को उदाहरण देता है। यानी बच्चे के अनुभव को भी इंक्लूड कर रहा है टीचर, और साथ ही साथ बच्चा जिस संस्कृति से है, जिस कल्चर से है, वहाँ के उदाहरण भी इंक्लूड कर रहा है टीचर। तो तब वह बच्चा जो है बच्चे में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। पहला है अपनापन आएगा, या फिर हीनता, या फिर क्रोध, या फिर अलगाव। तो बच्चे के अगर आप अनुभव इंक्लूड कर रहे हो क्लासरूम में, बच्चे की सामाजिक संस्कृति, उसका क्या कल्चर है, उसका क्या रहन सहन है, आप वो भी क्लासरूम में वहां से उदाहरण दे रहे हो कि बच्चे किस कल्चर से हैं, उस हिसाब से आप एग्जाम्पल दे रहे हो। तो ये जो है आप जो एक्टिविटी ये कर रहे हो, इसमें बच्चों में कौन सी भावना विकसित होगी। तो सिंपल सी बात है, आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी अपनेपन की जो है भावना आएगी, अपनापन बच्चे में आएगा। बच्चा इंक्लूड करेगा कि हाँ देखो टीचर जो है मुझे महत्वपूर्ण मान रहे हैं, मेरी लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं, मेरा अनुभव भी जो है ले रहे हैं, और साथ ही साथ जो मेरा कल्चर है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो बच्चे में जो है अपनत्व की भावना आएगी, ना कि इसमें हीनता की भावना, ना तो क्रोध, ना तो अलगाव। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे का आप कल्चर इंक्लूड कर रहे हो, बच्चा जिस कल्चर से आप वहाँ के एग्जाम्पल दे रहे हो, और साथ ही साथ बच्चे का अनुभव इंक्लूड कर रहे हो, तो बच्चे में अपनत्व की भावना आएगी। सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 जो है इसमें बात कही गई है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कैसे बेहतर होगा। तो आपका पहला है तार्किक सोच से, या फिर निष्क्रिय अनुसरण से, या फिर प्रतिक्रिया सेट से, या फिर कार्यात्मक स्थिरता से। तो समस्या समाधान की बात चल रही है, तो कहाँ से आपका मतलब जो है प्रक्रिया किससे बेहतर होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी तार्किक सोच। यानी बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग जब आएगी तभी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि पहली बात तो वो जब उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी तभी वो समझ पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। पहले वो समस्या को समझेगा कि एटलीस्ट प्रॉब्लम है क्या, फिर वो कैसे उत्पन्न हुई, इसका क्या रीजन रहा, इसको हमको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें बच्चे में तर्क वितर्क करना पड़ेगा। तो बच्चे में अगर क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो बच्चा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। आंसर आपका फर्स्ट होगा। निष्क्रिय अनुसरण नहीं होगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम एक जैसी नहीं हो सकती। अगर एक प्रॉब्लम हुई है तो दूसरी प्रॉब्लम दूसरे तरीके की होगी, तीसरी प्रॉब्लम तीसरे तरीके की होगी, चौथी प्रॉब्लम चौथे तरीके की होगी। तो सारी प्रॉब्लम जो है एक जैसी नहीं होंगी। प्रतिक्रिया सेट ये भी आपका नहीं होगा, कार्य स्थिरता ये भी नहीं होगा। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, बच्चे में तार्किक जो है सोच होनी चाहिए, बच्चा समझ पाए कि प्रॉब्लम एटलीस्ट है क्या। ठीक है, आंसर आपका जो है फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि बच्चे में जो है एनालॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, पैसिव नहीं होनी चाहिए कि बच्चा निष्क्रिय रूप से जो है अनुसरण कर रहा है। आंसर आपका जो है फर्स्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 26 पे। 26 जो है इसमें बात कही गई बच्चों की जो है भ्रांतियां व त्रुटियां। यानी जो लर्निंग के दौरान बच्चों में भ्रांतियां आती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और जो बच्चों के द्वारा गलतियां हो रही होती वो क्या होती हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहतर हानिकारक हैं, या फिर बच्चों के जो है अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, या फिर बच्चों की सोच में जो है झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं, या फिर वयस्कों से जो है उनकी हीनता को दर्शाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके दे रही होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बच्चे के द्वारा गलतियां हुई, बच्चे के द्वारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो आप इसके माध्यम से ये समझ पाएंगे कि बच्चे की थिंकिंग क्या है, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, बच्चा कहाँ चीजों को गलत तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, उसकी थिंकिंग कैसी है, इसके माध्यम से आपको पता चलेगा जब बच्चे के द्वारा गलतियां होंगी, जब बच्चे में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आंसर आपका जो है थर्ड होगा। इसको आप गलत तरीके से नहीं ले सकते कि बेहतर हानिकारक है, क्योंकि लर्निंग जो हो रही है तो लर्निंग के दौरान मिस्टेक होगी, गलतियां होंगी, और गलतियों के साथ साथ जो है कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जहां लर्निंग होगी वहां पे त्रुटियां भी होंगी, और जहां पे त्रुटियां हो रही हैं वहां पे लर्निंग हो रही होगी। अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तो आपके द्वारा कोई गलती नहीं होगी, अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ये भी नहीं होगा। अविवेकी चिंतन को दर्शाता, ये भी आपका नहीं होगा। हीनता को दर्शा रहा, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका होगा थर्ड, यानी जो भ्रांतियां, जो कंफ्यूजन हुई है बच्चों में,
उसके द्वारा टीचर को मौका मिल रहा होता है कि बच्चे की थिंकिंग के बारे में समझ पाते हैं, बच्चा जो है अर्थपूर्ण समझ पा रहा है, लर्निंग मतलब अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग उसकी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। तो ये सारी बातें जो है टीचर को समझने का मौका मिल रहा होता है त्रुटियों और गलतियों के माध्यम से। आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 जो है इसमें बात कही गई है कि डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी जो है रुचि नहीं है। तो आपका आनंद है, उत्सुकता है, उत्साह है या फिर ऊब है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें आपका आंसर होगा 4 यानी कि ऊब जो है इस प्रकार का संकेत है, यानी बच्चा जो है बोरियत महसूस कर रहा है। तो इसके माध्यम से इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक और दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि जो है नहीं है। क्योंकि अगर एक ही वर्क आप बार बार बच्चे को दे रहे हो, बार बार प्रैक्टिस करने को दे रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो बच्चा बोरियत महसूस करेगा, उसको बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी मतलब हो रहा है कि बच्चा जो है बच्चे में यांत्रिक व दोहराव वाली जो गतिविधियां हो रही हैं तो बच्चा इंटरेस्ट धीरे धीरे लेना खत्म कर देगा। तो बच्चे में क्या है, बोरियत महसूस हो रही है। आंसर आपका 4 हो जाएगा। उत्सुकता नहीं होगा और ना ही आपका आनंद होगा, ना ही आपका उत्सव होगा। ठीक है, आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 जो है आपका आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई है कि बच्चों को सजा का डर जो है पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चे में आप डर भर दोगे कि अगर सीखे नहीं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो डर बच्चों में आपको नहीं भरना, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आपका एनसीएफ भी कहता है, जो भी रूल बनाए गए हैं टीचिंग के लिए उसमें सभी में यही मेंशन किया गया है कि आप बच्चे को डांट नहीं सकते, मतलब बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, बच्चे में डर पैदा नहीं कर सकते, बल्कि क्या है, बच्चे में इंटरेस्ट लाना है आपको। तो ये आपका आदर्शन जो है वो गलत हो जाएगा। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर प्रभावशाली होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसके लिए इनाम दे रहे हो, बच्चा अगर गलत कर रहा है तो आप उसके लिए पनिशमेंट दे रहे हो, तो ये भी आपको नहीं करना है। क्योंकि इनाम भी आप कब तक दोगे, मान के चलिए अगर आप बच्चे से कह रहे हो कि आप ये सीख लो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, तो बच्चा एक दिन सिखा देगा, मतलब आपको गिनती सुना देगा, आप चॉकलेट दे दोगे, 2 दिन दे दोगे, 3 दिन दे दोगे, कब तक आप चॉकलेट दोगे और कब तक बच्चा चॉकलेट के लिए जो है आपको 1 2 सुनाता रहेगा। एक दिन उसका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, एक दिन आप भी बोलोगे अच्छा ठीक है बंद करो। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं, इनाम हुआ, सजा हुआ, तो ये बाहरी, ये जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं, ये लंबे टाइम पुश नहीं कर रहे होते, ये जो है लंबे टाइम तक नहीं चल पाते, एक टाइम बाद ये जो है खत्म हो जाते हैं। तो आप इनाम और सजा भी नहीं दे सकते। ठीक है, ये भी आपका जो है अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर नहीं होता है, इसका जो है गलत प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका जो है यानी फर्स्ट भी गलत और आपका आदर्शन भी गलत और आपका रीजन भी गलत। तो आंसर आपका 4 होगा, यानी ए और आर दोनों गलत हैं और क्या है, एक्सप्लेन करने की तो यहाँ पे कोई बात हो ही नहीं रही है। तो यानी ए और आर क्या है, दोनों गलत हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों को क्या है, आप इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर प्रभावशाली होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि इनाम अगर आप देंगे तो एक टाइम बाद ये भी जो है बच्चे को पुश करने पे रोक देगा, यानी बच्चा जो है मेहनत नहीं करेगा। सजा भी आप बच्चे को नहीं दे सकते। आंसर आपका 4 हो जाएगा। बच्चे में हमको क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, इंटरनल मोटिवेशन जो है वो भरना है। आगे चलते और पुरस्कार क्या है आपके, इंटरनल मोटिवेशन ना होकर के एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, जो कि लंबे टाइम पुश नहीं कर रहे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, यानी कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित कर रहे हैं। पहला है विद्यार्थियों की अभिरुचि, या फिर संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, या फिर विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, या फिर सीखने सिखाने की पद्धतियां। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है 4 ऑप्शन होगा, यानी कि सारे ऑप्शन आपके सही हैं। क्योंकि बात कही जा रही कौन सा सीखने को प्रभावित करता है, तो विद्यार्थियों की रुचि अभिरुचि यानी बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ये भी प्रभावित कर रहा होता है। संकल्पना क्या है, ये भी जो है प्रभावित करेंगी। विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर यानी बच्चा कौन से स्तर पर है, ये भी जो है प्रभावित होगा। सीखने सिखाने की पद्धतियां यानी आप कौन से मेथड का प्रयोग कर रहे हो लर्निंग के दौरान, ये भी महत्वपूर्ण होता है। मान के चलिए बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से समझ में आ रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे हो, या फिर आप क्लासरूम में आकर के सिर्फ लेक्चर दे के चले जा रहे हो, तो ये भी मैटर करता है कि आप कौन सी जो है
एक्टिविटी का प्लान कर रहे हो, कौन से मेथड का आप जो है प्रयोग कर रहे हो। आंसर आपका 4 जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में जो है व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं। यानी कौन सी स्थिति है जिसमें व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार के बीच जो सही संबंध है उनको सही से दर्शाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? फर्स्ट है, व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि व्यक्तिगत जो कारक होते हैं उनका परिवेश पे प्रभाव पड़ रहा होता है, यानी इन्वायरमेंट पे जो है प्रभाव पड़ रहा होता है। अगला है, तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है, व्यक्ति क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस एनवायरनमेंट से है, ये सब कुछ जो है एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। क्योंकि मतलब व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा रहा, किस एनवायरनमेंट से है, वो डेवलपमेंट जो है बच्चे का, व्यक्ति का करेगा कि बच्चे जो व्यक्ति है वो कैसा बनेगा। क्योंकि उसका व्यवहार और उसका एनवायरनमेंट दोनों मैटर करते हैं, तभी जाकर के व्यक्ति जो है अच्छा खासा बन पाता है। यानी मान के चलिए, कभी कभी ये होता है कि लोग कहते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो क्या वो व्यक्ति अच्छा था? वो व्यक्ति अच्छा नहीं, उसका व्यवहार अच्छा बना और उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, इसलिए वो व्यक्ति जो है अच्छा बन गया। क्या दूसरा व्यक्ति नहीं है? दूसरा व्यक्ति जो है जिसको लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति तो वो भी है, लेकिन क्या हुआ, उसका व्यवहार, उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं उसको मिला और ना उसका व्यवहार अच्छा मिला उसको। ठीक है, इस वजह से वो व्यक्ति जो था वो गलत बन गया। तो व्यक्ति जो सभी व्यक्ति हैं, लेकिन उनका व्यवहार और उनका जो है इन्वायरमेंट है वो मैटर करता है कि व्यक्ति जो है वो कैसा बनेगा। तो ये क्या है, सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। आंसर आपका जो है वो थर्ड सही हो जाएगा। जैसे कि कहते हैं कि ये घर जो है बहुत अच्छा है, तो घर बहुत अच्छा नहीं है, घर के जो रहने वाले, घर में जो रहने वाले सदस्य हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो घर जो है अच्छा बन जाता है। ठीक है, अगला जो है, व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर जो है शायद ही कभी प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपका नहीं होगा। आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी आपका गलत होगा। आंसर जो है आपका सेकंड सही हो जाएगा। सबसे बेस्ट आपका जो है सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि क्या है, जो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। आंसर आपका थर्ड यानी सेकंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन थे। मैंने आप लोगों 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। तो कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की, 3 बजे और 5 बजे अगर दोनों क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।